नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए 1 जून 2020 एक करंट अफेयर लेकर आया हूं। और ये जो करंट अफेयर मैंने कवर किए हैं ये पीआईबी की न्यूज़ जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्म है, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू से उठाए करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर पूरी तरह से हिंदी में होंगे, जिसका फुल एनालिसिस मैं करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। लेकिन जो राइटिंग लिखी गई है इस करंट अफेयर में वो प्रॉपर हिंदी में लिखी गई है, ताकि हिंदी वाले बच्चे ईजिली इसको समझ पाएँ। ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि सर हिंदी में प्रोवाइड कराइए, तो आप मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। और इससे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सटेंड कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम बच्चे शुरू करते हैं। तो 1 जून को G7 समूह न्यूज़ में था। तो ये जो G7 समूह है और भारत, ठीक है, तो G7 समूह न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने G7 समूह को पुराना समूह बताया और कहा कि इसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया और रूस को भी शामिल करने की बात कही है। ठीक है, तो कौन कौन से देश को शामिल करने की बात कही है इसमें G7 में? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को, तो इसको शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब हम इसके प्रमुख और जो मेन पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु को देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के 46 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया और कहा कि यह अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये 7 देशों का समूह है जिसमें G7 समूह का जो 46वां शिखर सम्मेलन था इसको रद्द किया गया कोविड-19 की वजह से। और एक चीज़ और बता दूं, G7 समूह का कहीं भी हेड क्वार्टर नहीं है ना, तो इसका कहीं भी बच्चे हेड क्वार्टर नहीं है। तो इसका एक आयोजन किया जाने वाला था 46वें शिखर सम्मेलन का 10 से 12 जून के मध्य में इसका आयोजन किया जाने वाला था, 10 से 12 जून के मध्य में। और जो पिछले साल मतलब 45वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था G7 समूह का, वो 24 से 26 अगस्त को हुआ था फ्रांस में, है ना, फ्रांस के ब्रियाटिज में हुआ था, ये आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने क्लैरिटी आपको दी। तो इसमें भारत नहीं है अभी तक, G7 समूह में G7 समूह का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार उन्होंने कहा कि जब हम इसमें कुछ और देशों को शामिल करेंगे, कुछ कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस। ठीक है, तो जब हम इन 4 देशों को G7 समूह में शामिल करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसका जो नाम होगा वो G10 या G11 होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चारों देश समूह में शामिल हो जाएंगे, अपनी भी उनकी कुछ धारणा होगी। ठीक है, तो G7 के बारे में और बच्चे हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। G7 समूह का अर्थ क्या है? तो G7 समूह का जो अर्थ है, ये एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, है ना। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं बच्चे? इसमें है मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए मतलब अमेरिका और कनाडा। तो ये 7 देश हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो ये एक 7 देशों का एक प्रॉपर एक समूह है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी, जो बात हुई थी 1975 में हुई थी। और 1976 में कनाडा इसके अंदर शामिल हुआ और फिर 1977 में इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो शामिल हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ देश इसमें से जो हैं वो निकल गए। जैसा कि यहाँ पे हम एक चीज़ को बताते हैं, वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। हालांकि 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह का नाम पुनः क्या हो गया? G7 हो गया। तो पहले इसमें रूस भी था, लेकिन 2014 में इसको निष्कासित कर दिया गया, है ना। तो इसके लिए इसका नाम दोबारा से क्या हो गया बच्चे? G7 हो गया। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का क्लियरिटी को समझा, G7 समूह क्या है और इसकी क्या
आर्थिक विवेचनाएं हैं जो हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पर बच्चे हम चलते हैं, बिना किसी देरी के हम बच्चे नेक्स्ट न्यूज़ पर देखते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, यूरोपीय संघ का आर्थिक पैकेज। तो यूरोपीय संघ का जो आर्थिक राहत पैकेज है, तो यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं उसमें कोविड-19 के चलते यूरोपीय संघ ने 750 बिलियन यूरो का एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो यूरोपीय संघ में टोटल जो है वो 27 देश हैं, अभी मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगा। तो 750 बिलियन यूरो की एक घोषणा, एक राशि की घोषणा की गई है। और ये जो धनराशि यूरोपीय कमीशन द्वारा जुटाई जाएगी, ये बाजार से उधार ली जाएगी, जिससे जो भूतपूर्व मंदी है, जो मंदी आई है बाजार में, उससे उभरा जा सके। और जो देश ज़्यादा, यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं जो कोरोना वायरस से ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनमें यह राशि ज़्यादा वितरित की जाएगी। ठीक है, तो ये जो 750 बिलियन यूरो है बच्चे, ये 2021 से जो 2027 का जो बजट है, 2021 से जो 2027 इनका जो बजट होता है, एक प्रॉपर 7 सालों का एक बजट होता है इकट्ठा, तो उससे ये अलग राशि है। ठीक है, तो वो एक अलग राशि है, लेकिन ये 750 बिलियन यूरो जो है वो एक अलग राशि है। तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा। तो यूरोपियन यूनियन ने कितने का बजट पेश किया है? 750 बिलियन यूरो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर जो वितरित किया जाएगी, जो धनराशि ज़्यादातर वितरित की जाएगी, वो अधिकांश हिस्सा जो है इटली और स्पेन को दिया जाएगा, क्योंकि इटली और स्पेन जो है ये इस महामारी से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम बच्चे देखते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। जैसा कि यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देशों की एक आर्थिक राजनीति की सहभागिता है। तो यहाँ पर टोटल 27 देश हैं जो जो एक दूसरे से आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिसमें ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए होते हैं, और जिसमें कि व्यापार को आसान बनाया जा सके और विभिन्न देशों के मध्य विवाद जो है वो उत्पन्न ना हो। तो सैद्धांतिक रूप से जो देश आपस में जितना अधिक व्यापार करते हैं, उनके मध्य तनाव की जो और युद्ध की जो संभावनाएं होती हैं वो उतनी ही कम होती हैं। तो एक बात और मैं बता दूं कि टोटल यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, 27 देश हैं, जिसमें से 19 देश जो हैं, जिसमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा मानते हैं। तो 27 देश में से जो 19 देश हैं, उनकी जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, और बाकी जो देश है उन सबकी अपनी अपनी एक अलग करेंसी है। तो जो रिसेंटली 31 जनवरी 2020, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, इसी साल की न्यूज़ है, 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से जो अलग होने वाला जो सदस्य है यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। ठीक है, जिसकी चर्चा ट्रंप ने G7 में कही है कि वो G7 में उसको ऐड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसके बाद जो सदस्यों की संख्या हो गई वो 27 रह गई। ठीक है, पहले 28 से अब 27 रह गई। पहले यूनाइटेड किंगडम था जो कि 31 जनवरी 2020 को अलग हो गया। ठीक है, चलते हैं बच्चे, कुछ और चीज़ों पर प्रकाश यहाँ पे डालते हैं हम यूरोपीय संघ के ऊपर। तो जो यूरोपीय संघ ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार जो है वो विकसित किया है अपने मार्केट में, जिसमें क्या है, जो सदस्य देश हैं ये आपस में मिलकर एक एकल बाजार की प्रणाली को लेकर आते हैं कि ये जो इनका जो मूल्य तय होगा वो सभी देशों में लगभग एक समान रहेगा। और ये जो सिंगल मार्केट प्रिंसिपल है, एकल बाजार सिद्धांत जो है, इसके तहत जो किसी भी तरह का जो सामान है या व्यक्ति है, वो बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, और बिना किसी रोक टोक के दूसरे देश में जाकर नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, स्थायी तौर पर वहां निवास कर सकते हैं। ठीक है, और जो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स है, ये यूरोपीय संघ की एक खासियत है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा, जैसे यूरोपीय संघ का कोई एक देश है, जैसे
हम इटली और स्पेन को ले लेते हैं, तो अगर किसी पर्सन को इटली से स्पेन जाना है तो उसको कोई इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली वहां जाकर व्यापार कर सकता है और वहां जाकर रह सकता है ना। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सिंगल मार्केट प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया। ठीक, तो एक और पॉइंट यहाँ पे समझते हैं यूरोपियन कमीशन के बारे में। यूरोपियन कमीशन जो है एक कार्यकारी निकाय है यूरोपियन यूनियन का, जो कानून का प्रस्ताव करने, निर्णयों को लागू करने और यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। तो एक कमीशन है जो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कार्यकारी अध्यक्षता है या जितना भी व्यापार है उसके ऊपर नज़र बनाता है और देखता कि सारे जो काम हैं वो सुचारू ढंग से चल रहे हैं कि नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी। तो सिंगल मार्केट प्रिंसिपल ये याद रखना है आपको, यूरोपियन कमीशन याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, प्रेजेंट में 27 देश हैं, और अभी न्यूज़ में क्यों रहा क्योंकि इसने 750 बिलियन यूरो प्रस्तावित किया है इन सारी कंट्रियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे बच्चे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन द्वारा थार्ड का विरोध। तो थार्ड क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि थार्ड क्या है। तो थार्ड जो है एक मिसाइल का नाम है, अमेरिकी मिसाइल का नाम है थार्ड। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि चीन द्वारा इसका विरोध कहाँ पर और क्यों किया गया है। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में जो अमेरिका की जो वहाँ पर एक मिसाइल रक्षा प्रणाली थार्ड है, उसकी मौजूदगी को लेकर चीन ने पुनः आपत्ति दर्ज कराई है। तो चूंकि जो थार्ड था दक्षिण कोरिया के अंदर एक अमेरिका का मिलिट्री बेस सेंटर है। ठीक है, तो वहाँ पर थार्ड जो था पहले भी रखा हुआ था, ये जो मिसाइल थी वो वहाँ पे पहले भी रखी गई थी। लेकिन अब जो ये मिसाइल रखी गई है ये थार्ड का एक अपग्रेडेड वर्जन रखा गया है ना। तो थार्ड का अपग्रेडेड वर्जन अब दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है। तो इसलिए चीन ने इस पर विरोध दर्ज कराया है पुनः। पहले भी विरोध दर्ज कराया गया था और अब भी विरोध दर्ज कराया है। ठीक है, तो इस वजह से थार्ड न्यूज़ में है। तो इसके प्रमुख बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तो उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने ये आपत्ति दर्ज कराई है। तो चीन का पक्ष क्या है, चीन का ये पक्ष है यहाँ पर कि चीन ने एक बयान जारी कर अमेरिका से आग्रह किया है कि वह चीन और दक्षिण कोरिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि जब एक देश, जैसे दो देशों के बीच में एक व्यापार द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुआ है, तो अगर कोई तीसरा बंदा उसमें एंट्री करता, वो उससे क्लोज आता, जो दूसरा बंदा है उसे प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को लेकर चलें, जैसे जो इंडिया है वो रूस से भी करीब है और अमेरिका से भी करीब है। तो इंडिया अगर रूस से ज़्यादा कोई व्यापार करता है, मान लो S-400 जो लॉन्चिंग सिस्टम है उससे वो रूस से ले रहा है, ठीक है, तो अमेरिका को उससे क्या हो जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अमेरिका उससे क्या कहेगा भाई, वो आपत्ति दर्ज कराएगा, इंडिया से कहेगा कि आप उससे अपने द्विपक्षीय संबंधों को ना बढ़ाएं। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक कंसेप्ट है जो हर तरफ से देशों के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया का पक्ष यहाँ पर क्या है, दक्षिण कोरिया ने एक पक्ष रखा, एक बयान जारी करा है और कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, केवल उनके नए संस्करण के साथ ही प्रतिस्थापित किया गया है। तो उनकी संख्या में वृद्धि नहीं की है, सिर्फ अपग्रेडेड वर्जन को ही रखा गया है, ये चीन से उसने कहा है। ठीक है, लेकिन चीन को इसी से दिक्कत है क्योंकि जो अपग्रेडेड वर्जन है भैया वो चीन को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार थार मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है भाई, उसके अंदर उन्नत रेडार सिस्टम है, उसके अंदर जो डेवलप्ड रेडार सिस्टम है जो चीन के सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सक्षम है। ये पहली चीज़ है। ठीक, दूसरी चीज़ को समझते हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में अपने कई सैन्य ठिकानों के माध्यम से पूर्वी एशिया क्षेत्र में मौजूद है, जिसको लेकर चीन चिंतित है। ठीक है, और इस तरीके से जो पूर्वी एशिया के कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार चीन का मानना है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान पर अपना प्रभाव कायम कर रहा है
और पूर्वी एशिया में चीन के दीर्घकालीन सैन्य, राजनयिक और आर्थिक हितों पर हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये सारी बातें चाइना के मन में चल रही हैं, ठीक है। तो चाइना थोड़ा तेज दौड़ने की कोशिश करता है भाई, तो इस वजह से उसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है थार्ड को लेकर। तो जो मेन आपत्ति है वो पहले वाले पॉइंट पर है कि भाई जो थार्ड में जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसमें एक उन्नत रडार सिस्टम को विकसित किया गया है। जो ये रडार सिस्टम वो चीन की सैन्य गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। इस वजह से चाइना ने एक विरोध दर्ज कराया है दक्षिण कोरिया को, ठीक है। अब थार्ड के बारे में समझते हैं भाई, थार्ड क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बहुत ही हॉट पोटैटो क्वेश्चन है। तो थार्ड की अगर हम बात करें कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो थार्ड जो है बच्चे वो एक टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है, टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस। तो इसका पूरा नाम है टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणाली है। जो थार है वो अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा है। मतलब ये अंतरिक्ष से भी निगरानी रख सकता है और जमीन से भी निगरानी रख सकता है। और यह स्टेशन अपनी तरफ से आने वाली मिसाइलों के बारे में थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल को डेटा ट्रांसफ़र कर कर खतरे के प्रकार के बारे में सूचित करता है। तो ये एक सिस्टम है, जब कोई भी मिसाइल इस सिस्टम की तरफ आती है जो थर्ड इंटरप्रेटर मिसाइल को ये डेटा देता है जो थर्ड है, और फिर वहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है और आने वाली कोई भी मिसाइल है वो उसको मार गिराने में सक्षम है, ठीक है। या ये खुद भी अटैक कर सकती है दूसरे जगह पर। और जो इसकी रेंज है टोटल बच्चे वो 200 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक मारक इसकी क्षमता है। और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हिट टू किल पर आधारित है। मतलब अगर एक बार तीर निकल गया तो वो अपने लक्ष्य को जरूर भेदेगा, ठीक है। तो ये इस पर आधारित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था थर्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट न्यूज़ पर, स्पेस एक्स पर। स्पेस एक्स ने एक अंतरिक्ष में अपना कैप्सूल भेजा है आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस, वहाँ पर स्पेस एक्स ने एक कैप्सूल अपना भेजा है। और यहाँ पर जो वैज्ञानिक उस कैप्सूल में गए हैं, तो स्पेस एक्स एक अमेरिका की कंपनी है। तो नासा के द्वारा ये स्पेस एक्स से ये डील साइन हुई थी और स्पेस एक्स के रॉकेट में बैठकर ये 2 यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचे हैं। और नासा की यहाँ पे फुल फॉर्म, मैं बार बार आपसे कहता हूँ नासा की फुल फॉर्म याद रखो भाई, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना आपको। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने निजी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। और इसी के साथ दुनिया में वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हो गई। इससे पहले कभी भी जो वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रा नहीं हुई थी, बिजनेस मॉडल, अंतरिक्ष को भी एक बिजनेस मॉडल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल में ही आपने भी देखा था कि इंडिया में भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसरो का प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही है। इसरो के जो कुछ शेयर्स हैं वो प्राइवेट कंपनी को सेल किए जाएंगे और वहाँ से प्राइवेट कंपनियाँ भी कुछ इसरो के अंदर अपना पैसा लगा के उसको और बूस्टअप कर सकती हैं इंडस्ट्री। तो एक बहुत ही अच्छा एक फैसला था भारत सरकार का भी। तो यहाँ पर हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से गए हैं यहाँ पर स्पेस एक्स के कैप्सूल में बैठकर, तो ये पहली बार एक किसी बिजनेस कैप्सूल में बैठकर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नाम, ये आने वाले एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। कौन कौन से हैं भाई? डॉग हार्ले एंड बॉब बेनकेन। तो याद रखना है, डॉग हार्ले एंड बॉब बेनकेन, ये दिख रहा होगा आपको। तो डॉग हार्ले एंड बॉब बेनकेन ये 2 यात्री गए हैं फॉल्कन 9 की मदद से। तो फॉल्कन 9 भी एक स्पेस एक्स का रॉकेट है जो रीयूजेबल है, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ जाता है पृथ्वी पर, तो ये रीयूजेबल एक रॉकेट है, ठीक है। और यात्रियों को इस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है और इससे क्रू ड्रैगन नाम दिया गया है। तो जिस कैप्सूल में यात्री आईएसएस में पहुंचे हैं उसका नाम है बच्चे क्रू ड्रैगन। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं।
तो मैंने पूरा एक अच्छी तरह से कवर किया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट न्यूज़ है बैंड टेल स्कॉर्पियन, है ना, यहाँ पर देखते हैं हम। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश जो है वो अभी CMFRI जो है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसके द्वारा मन्नार की खाड़ी में स्थित जो सेतुकराई तट है, यहाँ पर एक मछली की खोज की गई है, ठीक है। सेतुकरताई तट और मन्नार की खाड़ी के पास है ये सेतुकरताई तट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस मछली की खोज की गई है, ठीक है। तो इसकी जो इसका प्रमुख बिंदु क्या है, ऐसा पहली बार है कि जब भारतीय जल क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति जीवित खोजी गई हो, तो ये पहली बार है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो आपको इस मछली का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा इस मछली की खोज मन्नार की खाड़ी में समुद्री घास के मैदान का सर्वेक्षण करने के दौरान हुई है, ठीक है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया है कि ये जो मछली है वो छिपकर रहने वाली बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश है, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश है, ठीक है। और ये दुर्लभ प्रजाति है जो कि जहरीलों कांटों से युक्त है, ठीक है। तो इसमें एक जहरीले कांटे हैं और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है भाई, स्कोरोपोन्सिप्स नेग्लेक्टा, ये इसका जूलॉजिकल नेम है, याद कर लेना आपको, स्कोरोपेनोसिस नेग्लेक्टा, ठीक है। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश का एक जूलॉजिकल नेम है। और जो ये बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश है, ये शिकार करते समय शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदलने में भी सक्षम है, ठीक है, अपना रंग बदलने में भी सक्षम है। और पानी के अंदर सर्वेक्षण के दौरान यह मछली एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है जो कि एक मूंगा कंकाल की तरह दिखाई देती है, ठीक है। मछली को स्कॉर्पियन फिश कहे जाने का प्रमुख कारण इसकी रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिक विष की उपस्थिति है। तो स्कॉर्पियन बिच्छू कहते हैं वैसे, तो जो इसमें जो कांटे हैं, तो इसके कांटे के जो इसकी रीढ़ की हड्डी है उसमें कांटे निकले हुए हैं, ठीक है। तो एक न्यूरोटॉक्सिक इसके अंदर विष है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है स्कॉर्पियन फिश रखा गया है, ओके। तो हम कुछ बातें इसके सिचुएशन पे देखते हैं कि कहाँ पर मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मन्नार की खाड़ी के में एक जगह है सेतुकराई, ठीक है, वहाँ पर एक ये मछली मिली है। तो मन्नार की जो खाड़ी है बच्चे, मन्नार की खाड़ी, यह इलाका जैव विविधता के मामले में दुनिया में सबसे घनी क्षेत्रों में से एक है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। आप मैप में देख लेना, ये पूरा जो हमारा नीचे की तरफ है ये तमिलनाडु के पास ये सारा है मन्नार की खाड़ी। यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी जो है उसके अंदर 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है। यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटियों में से एक है। सेतुकरताई में मिली है, मैंने कहा है। तो सेतुकरताई जो है तमिलनाडु का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये याद रखना है, ठीक है। क्यों है भाई, क्योंकि एक ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने लंका तक जाने के लिए सेतुकरताई से ही पुल का निर्माण किया था, यहीं से शुरू किया था बच्चे पुल का निर्माण, तमिलनाडु के सेतुकरताई से। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी इसके अंदर रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चे मिसाइल पार्क की। तो मिसाइल पार्क हाल ही में 28 मई 2020 को भारतीय जो पूर्वी नौसेना कमान है, ईस्टर्न नेवल कमांड, INS कलिंग में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो INS कलिंग जो है वो ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर आता है और जिसके अंदर एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी जाएगी और इस मिसाइल पार्क का जो नाम है वो क्या रखा जाएगा, अग्निप्रस्थ, ठीक है। तो ये INS का मतलब कोई नेवल शिप मत निकाल लेना, ये जगह एक पूरा आप सेंटर मान सकते हैं, जैसे आर्मी का एक पूरा इलाका होता है, एक कैंट टाइप है। तो ये है INS कलिंग, ठीक है। तो इसके प्रमुख बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। इस पार्क को उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में पूर्वी नौसेना कमान की स्थापना के बाद
आईएनएस के ऑफ सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की है। ठीक है, तो आईएनएस में जिसने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, पूर्वी नौसेना कमान की जब स्थापना हुई थी 1981 में, पूर्वी नौसेना कमान की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो आईएनएस में अपनी सेवाएं जिन्होंने प्राप्त की हैं, तो उनको ये समर्पित किया जाएगा। और 2018-19 में आईएनएस कलिंग को प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार भी मिला है 2018-19 में। ठीक है, तो पार्क, जो मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है अग्निप्रस्थ नाम से, इसका जो मुख्य आरक्षण रहेगा वो P-70 एमिस्टेट रहेगा, जो कि पुराने चार्ली 1 पनडुब्बी शस्त्रागार से पानी के नीचे प्रक्षेपित एक एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है ना, एंटी शिप मिसाइल है P-70 एमिस्टेट, जो कि एक पनडुब्बी के नीचे लगती थी, है ना। तो एक एंटी शिप मिसाइल है। यह एंटी शिप मिसाइल 1988-1991 के दौरान भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। तो 88 से 91 के दौरान इसने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और इसको जो स्कूली बच्चे और जो नौसेना कर्मी हैं और उनके परिवार को लिए ये सारा चीज़ें खोली जाएंगी, उसमें जाकर भ्रमण कर सकते हैं। तो मेन जो इसका पॉइंट है कि जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसने एक मिसाइल पार्क की स्थापना की है, उसका क्या नाम है, ये आपका मेन पॉइंट है। तो अग्निप्रस्थ उसका नाम है बच्चे। नेक्स्ट पे चलते हैं, आईएनएस कलिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आईएनएस जो कलिंग है एक पूर्वी नौसेना का एक कमान क्षेत्र है जो कि 734.1 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1985 को की गई थी। इसे कमीशन किया गया था। आईएनएस कलिंग विशाखापट्टनम भीमुनीपट्टनम बीच रोड पर स्थित है ना। तो विशाखापट्टनम में मेन रूप से स्थित है, और जो विशाखापट्टनम नेवल बेस से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पूर्वी बेड़े के जहाज़ों के लिए उन्नत मिसाइल को तैयार करने, भंडारण वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बस सिंपल याद रखना है कि एक आईएनएस कलिंग जो है वो किस में आता है, पूर्वी नौसेना कमान क्षेत्र में आता है। 734.1 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1985 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। स्मार्ट बैंडेज, एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये। स्मार्ट बैंडेज खोजी गई है इंडिया के द्वारा ही, स्मार्ट बैंडेज। तो देखते हैं क्या है। तो जो हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर एक स्मार्ट बैंडेज विकसित की है जो घाव तक दवा की सही डोज पहुंचाकर उसको ठीक विकसित करती है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि स्मार्ट बैंडेज जो है वो किसने खोजी है, तो DST और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो देश का नाम भी पूछा जा सकता है, इंडिया आएगा देश का नाम। ठीक, तो ये स्मार्ट बैंडेज जो है ये घाव में संक्रमण की स्थिति के अनुरूप उसके pH स्तर को देखते हुए दवा की डोज को जारी करती है। तो उसका pH जैसा है उस हिसाब से दवा की जो डोज है वो जारी करती है। और बैंडेज के निर्माण में वैज्ञानिकों ने जो देसी चीज़ें जैसे कपास हो गया, जूट है, जैसी टिकाऊ और सस्ती सामग्रियों का ही प्रयोग किया है, ताकि ये बाजार में जब उपलब्ध हो तो सस्ते रेट में मिले, ताकि लोग इसे खरीद सकें। और जूट और सूती कपड़े से बनाई गई स्मार्ट बैंडेज घाव में बैक्टीरिया के संक्रमण के स्तर को देखते हुए कार्य करती है। इस बैंडेज में संक्रमण जिस स्तर का है, दवा भी बैंडेज के उसी के अनुरूप खुद निकालती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्मार्ट बैंडेज। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक और न्यूज़ में रहा है और जो काफ़ी कल आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। तो एक गायक थे, बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर थे वाजिद खान। तो वाजिद खान की मृत्यु हो गई है। ये प्रसिद्ध संगीतकार और एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनका निधन 1 जून 2020 को 42 वर्ष की उम्र में हो चुका है। ठीक है, तो ये 2020 एक बॉलीवुड के लिए बहुत ही बेकार साबित हो रहा है। पहले इमरान खान साहब गए, फिर वाजिद खान गए, और क्या नाम था वो, शशि कपूर, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो भी गए। तो काफ़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां इस वर्ष उनकी डेथ हुई है। और वाजिद खान जो है वो प्रसिद्ध तबला वादक और उस्ताद शराफत अली खान के पुत्र थे। वाजिद खान अपने भाई साजिद खान से 2 वर्ष छोटे थे। ठीक है,
और जब ये फेमस हुए, मेनली रूप से फेमस हुए सलमान खान की जो फिल्म आई थी प्यार किया तो डरना क्या, इसमें इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ इनका जो गाना है। और 1999 में सोनू निगम की एक एल्बम आई थी दीवाना, ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने अपने संगीत दिए। तो ये वाजिद खान, ठीक है, जिनकी कल मृत्यु हो गई। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। और 2001 में वर्ल्ड मिल्क डे को पहली बार मनाया गया और इसको मनाने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई, FAO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 2001 में। और विश्व दुग्ध दिवस 2020 के लिए जो थीम है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, ठीक है, ये इसकी थीम है। तो 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे ये इसकी थीम है। और 2019 में इसकी थीम जो रखी गई थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, ये 2019 की थीम थी, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। और भारत जो है बीते कुछ वर्ष में 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो भारत जो है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, लगभग ये 150 मिलियन टन का उत्पादन करता है। और भारत में जो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। और ये जो दुग्ध दिवस है वो क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? ये मनाया जाता है, भारत में यह दिवस श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, इनके जन्मदिन पर ये नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यहीं पर हम बच्चे वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पाई, कुछ इशू थे, पर्सनल इशू थे, तो आगे रेगुलर रूप से वीडियो आती रहेंगी। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।